साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है, द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उस आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर था कि ऐसे एमपी और एमएलएज जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जब चले जाते हैं और जब उनकी सीट वेकेंट हो जाती है और जब वहाँ पर वापस से री इलेक्शन होते हैं, तो देखने को ये मिल रहा है कि लगभग 90% केसेस में ऐसे एमपी और एमएलए वापस से जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिफेक्शन, ये डिफेक्शन क्या होता है? तो साथियों, डिफेक्शन का सिंपल सा अर्थ होता है कि अगर कोई एमपी या फिर एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम डिफेक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो, अगर डिफेक्शन अगर हो रहा है तो इसका नुकसान क्या होगा? ये पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है साथियों वो ये है कि ये गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? जैसे कि एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, अगर हम सेंट्रल लेवल की एग्जाम्पल कंसिडर करें, लोकसभा में साथियों अभी जो करंट आपको पता है जो नंबर ऑफ एमपीज इलेक्ट होते हैं वो 543 है। सेंटर में अगर आप गवर्नमेंट अपनी बनाना चाहते हो तो आपके पास कितने एमपी होने चाहिए? 272 होने चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 272 एमपी ही बने, मान लो, सपोज करो, या फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक कोलिशन बनाया, एक गठजोड़ बनाया और उस गठजोड़ का जो टोटल नंबर था वो 272 ही हुआ, तो लीगली इनकी सरकार तो बन गई। अब एक महीने के बाद क्या हुआ कि इसमें से 2 लोग छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए? 270 बच गए। अब 270 से आप सरकार चला नहीं सकते, ये इलीगल हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, डिफेक्शन का मतलब होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कहाँ रहेगा? तो जब भी डिफेक्शन होता है तो ये आपकी स्टेबिलिटी जो है, गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, इसको अफेक्ट करता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं, तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका क्रिटिसिज्म है कि ये तो पूरे के पूरे पॉलिटिकल सेटअप को ही हिला के रख देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब कोई एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक धोखा होता है, ये एक छल कपट होता है। किसके साथ में? उन लोगों के साथ में जिसने उसको वोट दिया था। अब लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया क्योंकि आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। अब जब आपने उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी तो ये इन लोगों के साथ धोखा ही हुआ। और एट द सेम टाइम जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एमपी और एमएलए को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों को, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक कमोडिटी के रूप में रिड्यूस होकर रह जाते हैं क्योंकि इनकी तो खरीद फरोख्त होनी शुरू हो जाती है ना। अब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी या एमएलए हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले कहने कि भैया आ जाओ हमारी तरफ 100 करोड़ मिलेंगे आपको, वो उधर चला जाता है। दूसरे ने बोला भाई 200 करोड़ मिलेगा हमारी तरफ आ जाओ, वो उधर चला जाता है। तो ओरिजिनली ये जो एमपी और एमएलए होते हैं, जो कि लोगों के नुमाइंदे होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये तो खुद एक कमोडिटी बन के रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो डिफेक्शन है ये हमारे पॉलिटिकल सेटअप को अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये डिफेक्शन इतना ही गलत है तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए साथियों 1985 में 52nd नंबर का अमेंडमेंट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में 10th शेड्यूल ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि, और इसी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये जो हमारा 52nd अमेंडमेंट है, 10th शेड्यूल है, इसको कलेक्टिवली आप कह सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, तो 52nd हो गया। किस शेड्यूल को ऐड किया? 10th नंबर के शेड्यूल को ऐड किया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। मतलब 52nd अमेंडमेंट जो है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है डिफेक्शन को रोकना। ठीक है, अब ये जो 52nd अमेंडमेंट है या 10th शेड्यूल है ये किस पे लागू होगा? तो ये साथियों लागू होगा एमपी और एमएलए इक्वली, इन दोनों पे लागू होगा। इस अमेंडमेंट के साथ साथियों कुछ आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करेंगे, तो उन आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 101 और 190 में चेंजेस हुआ। ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड है? वेकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, आर्टिकल 101 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 190 जो है ये किससे रिलेटेड है? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दोनों में कॉमन क्या है? वेकेशन ऑफ सीट। तो एज पर आर्टिकल 101 यहाँ पे बात की गई है वेकेशन ऑफ सीट ऑफ एमपी। इसके सिचुएशन में किसी एमपी की सीट जो है ये वेकेंट हो सकती है, चाहे वो डबल मेंबरशिप हो, चाहे वो रिजाइन कर दे, चाहे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है। तो ठीक है, अब वेकेशन में एक और पॉइंट ऐड होगा।
अब कौन सा पॉइंट ऐड हो जाएगा, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो प्रोविजन है, मतलब कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाए तब भी तो ये सीट वेकेंट हो जाएगी ना, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट नहीं था, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 101 और 190 में ये पॉइंट्स ऐड करेंगे। ऐसे ही आर्टिकल 102 और 191 में भी चेंजेस हुए। आर्टिकल 102 किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 191 स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 102 किससे रिलेटेड है, एमपी से। 191 एमएलए से रिलेटेड है। तो इन दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन चाहिए इन दोनों आर्टिकल्स में लिखे हैं। तो पहले डिस्क्वालीफाई होने के लिए कौन से प्रोविजन से, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन है, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर है, एज वाला क्राइटेरिया है, नेशनैलिटी वाला क्राइटेरिया है, ठीक है। एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला प्रोविजन है। इसमें एक और प्रोविजन ऐड कर दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये भी प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ, 52nd। जुरिस्डिक्शन क्या है, एमपी एमएलए। शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ, 10th ऐड हुआ। आर्टिकल कौन कौन से अफेक्टेड हुए, किस में चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, आर्टिकल 101, 190, 102 और 191 हुए। अच्छा, तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली मतलब किस किस सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो ग्राउंड है वो क्या है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरली अपनी इच्छा अनुसार अगर वो छोड़ के चले जाए तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू होगा, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टी ने जो आपको डायरेक्शन दिया उसके आप अगेंस्ट चले गए, ठीक है, या फिर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि इतनी देरी को आपने पहुंचना है और इस तरीके से वोटिंग करना है, तो आप पहुंचे ही नहीं, पहुंच गए आपने पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोटिंग कर दिया, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, अगर आप कोई आज़ाद उम्मीदवार हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और आप इलेक्शन लड़ा आप इंडिपेंडेंटली और आप जीत भी गए, तो जीतने के बाद अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही साथियों अगर हम बात करें तो कुछ नॉमिनेटेड एमपी और एमएलएज होते हैं, आपको पता है। अगर हम एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज के टाइम में लोकसभा में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आपको पता है कि 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं जब भी वो नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा तो 6 मंथ के विदिन जो है उनको पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद किया तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ये 4 प्रोविजन आपने कम से कम याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस जो आपने ग्राउंड्स पढ़े हैं किस किस सिचुएशन में ये लागू नहीं होंगे। तो पहला क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स, अगर 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाएं, मर्ज हो जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में ये लागू नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इन लोगों पे लागू नहीं होगा। जो चले गए हैं उस पर भी नहीं होगा, जो बच गए हैं उस पर भी नहीं होगा। बच गए हैं उस पर तो क्या ही लागू होगा, तो जो छोड़ के गए हैं उस पर लागू नहीं होगा। ये प्रोविजन कब ऐड किया गया, तो ये साथियों प्रोविजन ऐड किया गया 91st अमेंडमेंट के साथ में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने, 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो प्रोविजन है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है किस पे लागू नहीं होगा, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे लागू नहीं होगा, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन है, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन पे ये लागू नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं लागू होगा इस पे, तो इस पे साथियों इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है तो अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी की तो इसका बेनिफिट पता क्या होगा, क्योंकि फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये एक बहुत ही हेल्दी पॉलिटिकल आप कह सकते हैं ट्रेडिशन है। इंग्लैंड जैसे देशों में तो ये सिस्टम फॉलो होता ही है, तो अगर इंडिया में भी फॉलो होना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन होगा। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो एक पॉइंट हमने देखा कि अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा एमपी या एमएलए हो जो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पहले ही अप्रूवल ले ले कि भाई उस दिन मैं एब्सटेन करूंगा, उस दिन पहुंच नहीं पाऊंगा मैं, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लो स्प्लिट हो जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी 2 पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड हो जाए, तब भी ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर लागू नहीं होता है। अब कुछ और काम की बातें देखते हैं। सबसे पहले ये एंटी डिफेक्शन लॉ के जब केसेस अराइज होते हैं तो इसको डिसाइड कौन करता है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, तो साथियों डिसाइडिंग अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, लोकसभा की बात करें तो स्पीकर है, राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होता है। सेम गोज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर असेंबली होगी तो वहाँ पे स्पीकर होगा, अगर काउंसिल होगा तो वहाँ पे चेयरमैन होगा, ठीक है। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अच्छा, अगर कोई केस आ गया इनके पास में तो कितने टाइम के अंदर अंदर इनको डिसाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए साथियों कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अब देखो ये जो 52nd अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं, 10th शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये एक एज ए ट्रिब्यूनल काम करता है, मतलब कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में ये काम करेगा, ठीक है।
तो क्या इसके ऑर्डर के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू होगा? तो बिल्कुल होगा। ठीक है, ये प्रोविजन कब ऐड किया गया था? तो ये कि होतो होलोहोन करके केस हुआ था 1992 में, तो उस केस के बाद में ये बोला गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर होगा उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए कानून कौन बना सकता है? रूल मेकिंग पावर किसके पास में है? तो अगेन ये किसके पास में है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में। वो रूल तो बना देगा लेकिन उसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, और रूल बनाने के 30 दिन के भीतर भीतर उसको हाउस में पेश करना पड़ता है, फिर डिस्कशन होगा, अगर पास हो गया तो ये कानून बन जाएगा। और एक चीज़ और आपने याद रखना है कि ये जो केसेस होते हैं डिफेक्शन वाले, तो ये मतलब यहाँ पे स्पीकर जो है अपने बेसिस पे इसको शुरू नहीं करता है, अपने बेसिस पे नहीं होता है। जो मेंबर्स हैं अगर वो रिक्वेस्ट करें तभी ऐसे केसेस को डील किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। तो बस लास्ट में हम देखते हैं कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ के एडवांटेजेस क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखो एडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि ये डिफेक्शन को रोकता है। ठीक है, और डिफेक्शन क्यों होते हैं? मॉनेटरी गेन के लिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग आपको पैसा ऑफर कर रहे हैं तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन कर रहे हो, और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का, उनका ट्रस्ट टूट रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज साथियों क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का? कि ये डिफेक्शन रोक रहा है। ठीक है, वो ये जो MP MLAs हैं ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही अब काम करेंगे, अब ये एक कमोडिटी बन के नहीं रह जाएंगे। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये। क्रिटिसिज्म क्या है साथियों? देखो क्रिटिसिज्म ये है सबसे पहला तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि डिसाइडिंग अथॉरिटी है यहाँ पे। अब देखो पहली बात तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कानून की ना समझ हो, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ऐसा हो सकता है कि ये जो स्पीकर जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी जो ये लॉ से रिलेटेड नॉलेज ना हो, तो इनको इतना बड़ा टास्क कैसे दे दिया? फिर अब क्योंकि ये लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को जोड़े रखते हैं, रिजाइन उधर से करते नहीं हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी नहीं दिखेगी। ऐसे हमेशा चांसेस आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे केसेस हैं बिल्कुल। तो ये न्यूट्रल रहें इसकी क्या गारंटी है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो रोल है इसको एक आप कह लीजिए कि एक क्रिटिसिज्म के एंगल से देखा जा रहा है। ये क्रिटिसिज्म का स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेना, आर नहीं आएगा यहाँ पे। और दूसरा आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेटर जो है, अगर मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक ऐसा पॉलिसी है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपका एक डिसेंटिंग व्यू है, तो अब यहाँ पे डिसेंटिंग व्यू जो है वो तो ठीक है, हेल्दी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सही है, लेकिन अगर ऐसा आप करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये भी इसके क्रिटिसिज्म है। फिर एट द सेम टाइम ये कहाँ तक सही है कि आप जो इंडिविजुअल डिफेक्शन है उसको तो बैन कर दिया आपने, लेकिन मास डिफेक्शन जो है इसको आपने अलाउ कर दिया। 2/3 से अगर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के अगर मर्ज करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो इस टॉपिक में कम से कम साथियों इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।